चलिए बाबा अब नेक्स्ट चैप्टर का रिवीजन चालू करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है एडवांस रूलिंग। एवरीवन ओवर हियर क्विकली लिंकिंग ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सुन लीजिए मेरा बात। सर हमने स्टार्ट किया था गुड्स एंड सर्विस से। गुड्स एंड सर्विस सप्लाई होगा, सप्लाई या तो इंटर स्टेट होगा या इंट्रा होगा, इंटर होगा या इंट्रा होगा, जीएसटी लेवी हो जाएगा। एक बार जीएसटी लेवी हो गया तो जीएसटी हैज टू बी कलेक्टेड एंड पेड बाय ए टैक्सेबल पर्सन। कलेक्शन एंड पेमेंट कैसे करेगा? कैलकुलेट करेगा जीएसटी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ सप्लाई इनटू रेट ऑफ टैक्स। एक बार वैल्यू मालूम चल गया तो सर आप रेज करोगे टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट एंड डिलीवरी चालान। ठीक है सर, एक बार टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट रेज हो गया। उसके बाद आप मेंटेन कीजिए अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स एंड आप भेज दीजिए गुड्स अदर पर्सन को विद द हेल्प ऑफ ई वे बिल। इसके बाद लायबिलिटी आ जाएगा। लायबिलिटी आ गया, आप इनपुट टैक्स क्रेडिट यूज कर लीजिए। उसके बाद आप रिमेनिंग अमाउंट का पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट करने के बाद आप रिटर्न फाइल कर दीजिए। यहां तक मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है। अब सुनिए, अब गवर्नमेंट ने देखा कि जीएसटी एक नया लॉ है, किसी को भी कोई भी डाउट हो सकता है, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने बोला इस दौरान अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट हो गया तो आप एक अथॉरिटी को अप्रोच कर सकते हैं, जिस अथॉरिटी का नाम दिया गवर्नमेंट ने एडवांस रूलिंग अथॉरिटी। आ जाइए चार्ट में एडवांस रूलिंग का। एडवांस रूलिंग बेसिकली क्या होता है कि अगर आपको जीएसटी में कहीं भी कोई भी डाउट आ रहा है तो आप एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के पास जाइए, जो भी आपका क्वेश्चन है पूछिए। एक्चुअली कुछ क्वेश्चंस का लिस्ट दिया हुआ है, वही पूछ सकते हो, पूछिए और आपको एडवांस रूलिंग अथॉरिटी उसका आंसर देगी। चलिए आ जाइए समझते हैं एडवांस रूलिंग। सर ये एडवांस रूलिंग का मतलब क्या होता है? एडवांस रूलिंग का मतलब होता है डिसीजन जो दिया जाता है बाय अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग या अपेलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग। देयर आर टू अथॉरिटीज व्हिच आर देयर। एक अथॉरिटी का नाम होता है अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, जो एडवांस रूलिंग देती है। अगर आप एडवांस रूलिंग के अगेंस्ट अपील में जाते हो तो आप जाते हो अपेलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग के पास। तो ये बोल रहे हैं जो भी डिसीजन दिया है एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने या अपेलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने, उस डिसीजन को बोला जाता है एडवांस रूलिंग। सर एडवांस रूलिंग स्टार्ट कहां से होता है? देख लीजिए, एडवांस रूलिंग स्टार्ट यहां से होता है। समझ लीजिए एक बंदा है, इस बंदे को है डाउट। सर ये बंदा कौन है? ये बंदा होता है एप्लीकेंट, इसको बोला जाता है एप्लीकेंट। एप्लीकेंट कौन हो सकता है? याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट इन योर एग्जाम। एप्लीकेंट एक रजिस्टर्ड पर्सन भी हो सकता है, या फिर अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखे हो फिर भी आप डिजायरस हो ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन। फॉर एन एग्जांपल आप बोल रहे हो सर मेरे को रजिस्ट्रेशन लेना है, लेकिन मेरे को पता नहीं है कि मैं ये जो बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूं, ये बिजनेस में ये जो मैं ग्लास सप्लाई करूंगा इस पे जीएसटी रेट क्या है। तो गवर्नमेंट बोल रहा है रजिस्टर्ड हो चाहे अनरजिस्टर्ड हो, वो एडवांस रूलिंग के लिए एप्लीकेशन दे सकता है। तो रजिस्टर्ड पर्सन भी दे सकता है, अनरजिस्टर्ड पर्सन डिजायरस ऑफ ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन भी एडवांस रूलिंग के लिए एप्लीकेशन दे सकता है। सर एक बात बताइए, पहला क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि एडवांस रूलिंग के लिए कौन अप्लाई कर सकता है। ध्यान रखिएगा, एडवांस रूलिंग के लिए रजिस्टर्ड पर्सन भी अप्लाई कर सकता है या अनरजिस्टर्ड पर्सन जो बेसिकली डिजायरस होता है कि मेरे को रजिस्ट्रेशन लेना है, वो भी अप्लाई कर सकता है। सर एक बात बताइए, एक बंदा जब अप्लाई करेगा तो क्या कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है? नहीं बाबा, कुछ फिक्स क्वेश्चन दिए गए हैं अंडर सेक्शन नंबर 972, जो आप उस रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछ सकते हो, उन्हीं टॉपिक रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। आपको देखना होगा सी द एडवांस रूलिंग लिस्ट, आपको एडवांस रूलिंग का लिस्ट देखना होगा। सी एडवांस रूलिंग लिस्ट, सी मतलब क्या होता है सर? सी मतलब अगर आपको कोई क्लासिफिकेशन रिलेटेड इश्यू है कि सर इसको आप किस में क्लासिफाई करोगे, सर इस बॉटल को मैं थर्मल इक्विपमेंट में क्लासिफाई करूं या बॉटल में क्लासिफाई करूं, आपको क्लासिफिकेशन रिलेटेड डाउट है तो उनके पास जाइए, वो बता देंगे कि किस HSN के अंडर आपको क्लासिफाई करना है। तो सर सर्विस, किस सर्विस अकाउंटिंग कोड के अंडर आपका सर्विस आएगा वो आपको बता देंगे। ठीक है सर। उसके बाद ए फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ ए नोटिफिकेशन, ये जो नोटिफिकेशन आया है ये मेरे को अप्लाई कर रहा है या ये नोटिफिकेशन मेरे को अप्लाई नहीं कर रहा है। अगर आपको क्वेश्चन पूछना है तो आप जाइए एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के पास, वो आपको बता देंगे। ठीक है सर। आर रजिस्ट्रेशन मेरे को लेना है सर या नहीं लेना है, जाइए एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के पास, वो आपको बताएंगे। एल फॉर लायबिलिटी, आप लायबिलिटी डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हो, जीएसटी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ सप्लाई इनटू रेट ऑफ टैक्स, आप वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हो, जाइए एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के पास, वो आपको हेल्प करेंगे लायबिलिटी डिटरमिनेशन के लिए। सर आई फॉर आईटीसी, सर ये जो मैंने कंस्ट्रक्शन किया इसका आईटीसी मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा क्या, आप पूछ लीजिए एडवांस रूलिंग अथॉरिटी से, वो आपको बता देंगे। एस फॉर सप्लाई, सर जो मैं कर रहा हूं क्या वो सप्लाई हो रहा है, क्या वो सप्लाई है, क्या वो सप्लाई नहीं है,
तो वो भी आपको एडवांस रूलिंग अथॉरिटी बता देगी। टी फॉर टाइम ऑफ सप्लाई एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई, अगर डिटर्मिनेशन में कोई प्रॉब्लम है तो भी जाइए एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के पास, वो आपको बता देगी। एग्जाम का एक क्वेश्चन होता है कि कौन से क्वेश्चन आप एडवांस रूलिंग अथॉरिटी को पूछ सकते हो। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। यहां एक क्वेश्चन आता है कभी कभी, प्लेस ऑफ सप्लाई रिलेटेड इशू, हमेशा ध्यान रखिएगा इंट्रा होगा या इंटर होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई रिलेटेड डिटर्मिनेशन कभी एडवांस रूलिंग अथॉरिटी उसमें हाथ नहीं लगाएगी। यही बोला है, क्वेश्चन रिलेटिंग टू प्लेस ऑफ सप्लाई कैन नॉट बी रेज्ड विद द अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग। जब भी प्लेस ऑफ सप्लाई रिलेटेड इश्यू है, वो बोल रहे हैं एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के पास आप नहीं जा पाओगे, वो आपका केस को हाथ नहीं लगाएगी। ठीक है सर। सर जब एक पर्सन को एडवांस रूलिंग चाहिए वो क्या करेगा, तो ये एक बंदा था जो कंफ्यूज था, क्या करेगा, ये एक एप्लीकेशन देगा टू द अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग। अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग हर एक स्टेट हर एक यूनियन टेरिटरी में होता है। ठीक है सर, हर एक स्टेट हर एक यूनियन टेरिटरी में होता है। अब ये जब एप्लीकेशन देगा तो ये देगा जीएसटी एप्लीकेशन फॉर एडवांस रूलिंग 01, जीएसटी ARA 01 में एप्लीकेशन देगा। 5,000 रुपए का फीस लगता है सीजीएसटी में, एसजीएसटी में भी सिमिलर अमाउंट 5,000 रुपीज लगेगा, फीस भी लगाएगा साथ में। अब इनको एप्लीकेशन जाएगा। अब जब एप्लीकेशन अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग के पास आएगा, वो क्या करेंगे, वो एप्लीकेशन को फॉरवर्ड कर देंगे एक कंसर्न्ड ऑफिसर को। सर ये कंसर्न्ड ऑफिसर कौन होता है, कंसर्न्ड ऑफिसर वो ऑफिसर है जिसको अपॉइंट किया गया है फॉर ऑल द एडवांस रूलिंग का एप्लीकेशन। बेसिकली जब भी एडवांस रूलिंग का एप्लीकेशन इनके पास आएगा तो कंसर्न्ड ऑफिसर को भेज दिया जाएगा जो कंसर्न्ड है विथ रेस्पेक्ट टू एडवांस रूलिंग का एप्लीकेशन। मतलब ये एक ऑफिसर ऐसा ऑफिसर है जिसको स्टेट में अपॉइंट किया जाता है ताकि जो भी एडवांस रूलिंग का एप्लीकेशन आए इसको फॉरवर्ड किया जाएगा और ये उस एप्लीकेशन रिलेटेड जो भी डिटेल्स है सारे फॉरवर्ड कर देगा किसको, इनको। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। अब सुन लीजिए, अब एडवांस रूलिंग अथॉरिटी जो है वो क्या करेगी, आपका एप्लीकेशन प्लस इससे जो भी डिटेल्स वगैरह मिला है उसको कंपेयर करेगी, एग्जामिन करेगी आपका एप्लीकेशन प्लस जो भी रिकॉर्ड्स उनको दिया है उस ऑफिसर ने, कंसर्न्ड ऑफिसर ने। ठीक है सर, उसके बाद अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगी, किसको, बुलाएगी दोनों को, कंसर्न्ड ऑफिसर इधर आ जा, एप्लीकेंट इधर आ जा। अगर आप जा रहे हो तो आप जाइए, नहीं तो आप अपने ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव को भेज दीजिए। कंसर्न्ड ऑफिसर जाएगा या कंसर्न्ड ऑफिसर अपने ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव को भेज देगा। ठीक है सर। सुनिए सर, ये जो लोग हैं ये जब आप दोनों को बुला लेंगे, आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि आपको इनको केस एडमिट करना है, एप्लीकेशन को एडमिट करना है या एप्लीकेशन को रिजेक्ट करना है। सर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट तब की जाएगी, फॉर एन एग्जांपल आपने एडवांस रूलिंग मांगा लेकिन आपका केस ऑलरेडी पेंडिंग था या आपके केस में वो ऑलरेडी डिसाइड हो गया था। फॉर एन एग्जांपल आपने एडवांस रूलिंग मांगा कि इसका आईटीसी मेरे को मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन उसका आईटीसी तो ऑलरेडी आपको ऑफिसर ने पकड़ लिया है और ऑफिसर ने बोला है कि रमेश आपको आईटीसी नहीं लेना चाहिए। एक बार आपको ऑफिसर ने पकड़ लिया, प्रोसीडिंग चल रहा है, तब आप एडवांस रूलिंग के पास नहीं जाते। एडवांस रूलिंग के पास आप तभी जा सकते हो इन एडवांस, मतलब आपके अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग्स उस केस में चालू नहीं होना चाहिए। ये बोल रहे हैं एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा कब, इफ क्वेश्चन जो आपने एप्लीकेशन में पूछा है इज ऑलरेडी पेंडिंग, मतलब आपका जो क्वेश्चन है वो ऑलरेडी पेंडिंग है कहीं और डिसाइडेड इन एनी प्रोसीडिंग, मतलब डिसाइड हो चुका है प्रोसीडिंग में, आप पकड़े गए थे, ऑफिसर ने प्रोसीडिंग में बोला आपने आईटीसी रॉन्गली लिया है, आपको नहीं लेना चाहिए था, आप ऑलरेडी पकड़े गए हो, तो उस केस में एडवांस रूलिंग अथॉरिटी बोल रही है हम केस को हाथ नहीं लगाएंगे आपको। इन केस मतलब ये बोल रहे हैं अगर क्वेश्चन which is raised in the application is already pending or decided in any proceeding in case of the applicant, तो आपको बस एक opportunity of being heard दिया जाएगा और रिजेक्शन ऑर्डर पास कर दिया जाएगा। उसमें रीजन लिख देंगे कि हमने क्यों रिजेक्शन किया है, कॉपी दे दिया जाएगा एप्लीकेंट को और कंसर्न्ड ऑफिसर को और आपको एक एक कॉपी भी दे दिया जाएगा। ठीक है सर। सर ये ऑफिसर्स होते कौन है, ये ऑफिसर्स होते हैं मेंबर्स विच आर अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, मतलब एक सीजीएसटी का ऑफिसर होता है, एक एसजीएसटी का ऑफिसर होता है, ये ज्वाइंट कमिश्नर और अबव ही होते हैं। ठीक है सर। सर एप्लीकेशन अगर रिजेक्ट नहीं किया गया तो याद रखिएगा एप्लीकेशन एडमिट हो गया। अगर एप्लीकेशन को एडमिट कर दिया गया तो अब आपसे फर्दर डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे, ऑफिसर से भी फर्दर डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगे जाएंगे, या फिर वो खुद जाएंगे आपके प्लेस ऑफ बिजनेस में आएंगे, बोलेंगे ये मशीन का आईटीसी का बात कर रहे हो, इसका ये डॉक्यूमेंट दे दो, वो एडिशनल आपसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह कलेक्ट करेंगे। एग्जामिन फर्दर मटेरियल प्लेस्ड बाय द एप्लीकेंट जो आपने दिए हैं और ऑब्टेन्ड बाय द अथॉरिटी, और फिर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा, आपको भी दिया जाएगा, कंसर्न्ड ऑफिसर या उसके ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव को भी दिया जाएगा। और फिर अगर इन दोनों ऑफिसर में
कोई भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है, तो सर अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है तो ये एडवांस रूलिंग को प्रोनाउंस कर देंगे। याद रखिएगा एडवांस रूलिंग का जो ऑर्डर है बेसिकली एडवांस रूलिंग दे दिया जाता है विद इन 90 डेज। कितने दिनों में? विद इन 90 डेज ऑफ द एप्लीकेशन। और इसका जो कॉपी है, एडवांस रूलिंग का जो कॉपी है वो एप्लीकेंट को भी दिया जाएगा, मतलब आपको भी दिया जाएगा और कंसर्न ऑफिसर को भी दिया जाएगा। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। सुनिए, ये जो एडवांस रूलिंग दे रहे थे इनके बीच में डिफरेंस इन ओपिनियन आ गया तो क्या होगा सर? अगर इनके बीच में डिफरेंस इन ओपिनियन आ गया तो ये बोल रहे हैं, ये क्या करेंगे, ये दोनों जो भी डिफरेंस इन ओपिनियन होगा उसको एक पेपर में लिख के स्टेट द पॉइंट ऑफ डिफरेंस इन ओपिनियन, और इसको रेफर कर देंगे केस को अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग के पास। अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग जो हर एक स्टेट या यूनियन टेरिटरी में होता है। ठीक है सर, अब अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग के पास आपका केस चला जाएगा अगर इन दोनों के बीच में डिफरेंस इन ओपिनियन है। ठीक है सर, अब सुनिए, अगर सर समझ लीजिए डिफरेंस इन ओपिनियन नहीं था और एडवांस रूलिंग प्रोनाउंस कर दिया गया, तो सर अगर एप्लीकेंट अग्रीव्ड है तो क्या करें? एप्लीकेंट अगर अग्रीव्ड है बाय अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग का ऑर्डर से, तो एप्लीकेंट क्या कर सकता है? एक एप्लीकेशन अपील कर सकता है अगेंस्ट द एडवांस रूलिंग विद द अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग। अगर ऑफिसर अग्रीव्ड है तो वो भी जा सकता है टू अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग। याद रखिएगा अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग के पास 3 समय केस आ सकता है। नंबर 1 आप अग्रीव्ड हो, नंबर 2 ऑफिसर अग्रीव्ड है, नंबर 3 AAR के मेंबर्स के बीच में डिफरेंस इन ओपिनियन है। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। अगर एप्लीकेंट जा रहा है अपील के लिए तो एप्लीकेंट लगाएगा एप्लीकेशन GST ARA 02 एप्लीकेशन फॉर एडवांस रूलिंग नंबर 2 और फीस लगाएगा 10,000 रुपए का अंडर CGST, 10,000 अंडर SGST। अगर ऑफिसर अग्रीव्ड है तो सर उसके लिए बोला गया है ARA 03 एप्लीकेशन, उसका कोई फीस नहीं होता है। याद रखिएगा चाहे आप जाओ चाहे ऑफिसर जाओ, आपको जाना है 30 दिन प्लस 30 दिन का एक्सटेंशन। अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग अगर चाहे तो आपको दे सकती है। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। अब सुन लीजिए, एक बार केस इनके पास आ गया तो ये क्या करेंगे, ये या तो कंफर्म कर देंगे जो AAR ने बोला है, या सर कोई मॉडिफाई कर देंगे रूलिंग को, और मतलब बेसिकली अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देते हुए, या कंफर्म कर देंगे जो ओरिजिनल एडवांस रूलिंग पास किया गया था, या मॉडिफाई कर देंगे रूलिंग को। उसके बाद ऑर्डर पास कर देंगे विद इन 90 डेज ऑफ एप्लीकेशन, मतलब इन दोनों ने जब एप्लीकेशन दिया उसके 90 दिनों में ये पास कर देंगे ऑर्डर, या जब इन दोनों के बीच में डिफरेंस इन ओपिनियन था और केस इनके पास आ गया था, रेफरेंस आया था, तो उस रेफरेंस से विद इन 90 डेज ये ऑर्डर पास कर देंगे। पास ऑर्डर विद इन 90 डेज ऑफ रेफरेंस। रेफरेंस कौन करता है? एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के मेंबर्स करते हैं जब उन दोनों में डिफरेंस इन ओपिनियन होता है। ठीक है सर, रेफरेंस और एप्लीकेशन से 90 दिनों में ये ऑर्डर पास कर देंगे। जब ऑर्डर पास करेंगे तो कॉपी देंगे आपको कंसर्न्ड ऑफिसर, ये जो कंसर्न्ड ऑफिसर है, फिर आपका जुरिसडिक्शनल ऑफिसर को और AAR को, अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग को भी एक ऑर्डर का कॉपी दिया जाएगा। ठीक है सर, अब सुन लीजिए सर, इन दोनों के बीच में अगर डिफरेंस इन ओपिनियन हो गया, याद रखिएगा इन दोनों के बीच में अगर डिफरेंस इन ओपिनियन हो गया तो आपके केस में एडवांस रूलिंग दिया ही नहीं जा सकता। आपके केस में उतना ही याद रखिएगा, डिफरेंस इन ओपिनियन अगर हो गया तो एडवांस रूलिंग कैन नॉट बी इशूड, नो फर्दर अपील। मतलब AAR के ऑर्डर के अगेंस्ट आप AAR के पास आते हो, मतलब इनके ऑर्डर के अगेंस्ट आप इनके पास आ सकते हो, लेकिन इनके ऑर्डर के अगेंस्ट कहीं नहीं जा सकते। याद रखिएगा AAR के ऑर्डर के अगेंस्ट आप कहीं नहीं जा सकते, और AAR अगर उनके बीच में डिफरेंस इन ओपिनियन है तो फर्दर अपील पॉसिबल ही नहीं है, यही बोला गया है। ठीक है सर, अब आपने बोला एक बात, आपने बोला हे कौन जाएगा ये AAR के पास, मैं डायरेक्ट जाऊंगा AAR के पास, पॉसिबल नहीं है। AAR अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग होता है, पहले आपके पास एडवांस रूलिंग होना चाहिए तभी उसके अगेंस्ट आप अपील में जा सकते हो। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। मतलब आप डायरेक्ट AAR के पास नहीं आ सकते, पहले आपको AAR के पास जाना पड़ेगा। इनका ऑर्डर के अगेंस्ट अगर आपको अपील करना है तो ही आप AAR के पास जा सकते हो। सेक्शन नंबर 102 आता है। सेक्शन नंबर 102 बोलता है कि सर अगर आपको समझ लीजिए एक ऑर्डर पास हो गया बाय द AAR और AAR, और उस ऑर्डर में कोई अपरेंट मिस्टेक था, कॉपी पेस्ट वगैरह का मिस्टेक था, तो उसको रेक्टिफाई किया जा सकता है विद इन 6 months ऑफ पासिंग ऑफ ऑर्डर। समझ लीजिए रेक्टिफिकेशन किया गया, अगर रेक्टिफिकेशन के कारण मेरा लायबिलिटी बढ़ रहा है या मेरा ITC कम हो रहा है तो मेरे को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देना पड़ेगा। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। सेक्शन नंबर 102 यही बोलता है, रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर विद इन 6 months किया जा सकता है। बेसिकली एडवांस रूलिंग का जो डिसीजन है उसका अगर रेक्टिफिकेशन करना है 6 महीने में किया जा सकता है, अगर अपरेंट मिस्टेक है तो। सर ये क्वेश्चन आ सकता है, याद रखिएगा, अगर
मैंने एडवांस रूलिंग मांगा है, समझ लीजिए मैं सप्लाई कर रहा हूं, मैं हूं राम, राम सप्लाई कर रहा है बॉटल, सेम बॉटल श्याम ने बोला मैं भी सेल करूंगा। मैंने अगर एडवांस रूलिंग लिया है और एडवांस रूलिंग ने मेरे को बोल दिया रमेश तू चार्ज कर 18%, क्या मेरे एडवांस रूलिंग लेने का बेनिफिट श्याम भी लगा सकता है? श्याम बोलेगा मैं भी सेम बॉटल सप्लाई कर रहा हूं, मैं 18% लगा के सेल करूंगा, राम का एडवांस रूलिंग मैं भी अप्लाई कर लूंगा। नहीं बाबा, ध्यान रखिएगा, अगर एडवांस रूलिंग दिया गया है तो एडवांस रूलिंग इज बाइंडिंग ऑन मी एंड माई ऑफिसर विथ रेस्पेक्ट टू मी। शाम के लिए या शाम के ऑफिसर पे मेरा एडवांस रूलिंग बाइंडिंग नहीं है। याद रखिएगा एप्लीकेबिलिटी ऑफ एडवांस रूलिंग, एडवांस रूलिंग इज बाइंडिंग ऑन एप्लीकेंट, मेरे ऊपर बाइंडिंग है, एंड ही इज कंसर्न्ड और जुरिसडिक्शनल ऑफिसर। ठीक है सर, मतलब कोई और मेरे एडवांस रूलिंग का बेनिफिट नहीं ले सकता, ये याद रखिएगा। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। सेकेंडली, एडवांस रूलिंग कब तक वैलिड होता है? एडवांस रूलिंग तब तक वैलिड होता है जब तक लॉ चेंज नहीं हो गया, फैक्ट चेंज नहीं हो गया, या सर्कमस्टेंसेस सपोर्टिंग द ओरिजिनल एडवांस रूलिंग चेंज नहीं हुआ है, तब तक एडवांस रूलिंग वैलिड है। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। चलिए आगे। सर, एक पर्सन ने एडवांस रूलिंग ले लिया बाय फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट और सप्रेशन ऑफ फैक्ट, तो याद रखिएगा एडवांस रूलिंग वॉइड एब इनिशियो है। आपने डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट, रॉन्ग फैक्ट्स वगैरह देते हुए एडवांस रूलिंग अगर ले लिया है तो एडवांस रूलिंग वॉइड एब इनिशियो है। ठीक है सर, उसके बाद यह है एक पॉइंट पूछ सकते हैं एग्जाम में, बाय चांस थर्ड ग्रेडेड क्वेश्चन है कि सर अगर एडवांस रूलिंग अथॉरिटी और ट्रिपल आर, एआर और ट्रिपल आर का पावर्स क्या क्या है? पावर्स ऑफ डबल आर और ट्रिपल आर, इनका पावर्स है डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन। ठीक है सर, एनफोर्सिंग अटेंडेंस, बुलाएंगे ए बेटा आजा, ठीक है, ऑफ एनी पर्सन एंड एग्जामिनिंग हिम ऑन ओथ। सर, issuing commission and compelling production of books and other records, they have all the powers of a civil court under the code of civil procedure। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। यहां मेरे को लगता है एग्जाम में जो पूछ सकते हैं, पहला एक ध्यान रखिएगा कि कितना फीस होता है, 5000 रुपीज अंडर सीजीएसटी, 5000 अंडर एसजीएसटी, डबल आर का फीस, ट्रिपल आर का फीस 10,000 रुपीज अंडर सीजीएसटी, 10,000 अंडर एसजीएसटी। क्या क्या क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। सी, एडवांस रूलिंग लिस्ट, ये निमोनिक है। ठीक है, उसके बाद बोला है कौन कौन एप्लीकेंट हो सकता है, रजिस्टर्ड पर्सन एप्लीकेंट हो सकता है, या अगर आप अनरजिस्टर्ड हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं कि आपका एप्लीकेशन कब रिजेक्ट किया जा सकता है। आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट किया जा सकता है अगर आपका केस ऑलरेडी पेंडिंग है या डिसाइडेड है इन एनी अदर प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट यू, तो सर उस केस में आप एडवांस रूलिंग अथॉरिटी आपका केस रिजेक्ट कर देगी। ठीक है सर, यहां तक पॉइंट क्लियर है। उसके बाद ये जो एक सेक्शन नंबर 103 है, इस पे भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ध्यान रखिएगा 105 पे भी हो सकता है छोटा मोटा क्वेश्चन पूछ ले। सी ग्रेडेड चैप्टर है लेकिन 2 से 4 मार्क आ सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। यहां मेरा डिस्कशन ऑन एडवांस रूलिंग खत्म होता है। क्विकली बताइए बाबा, पॉइंट क्लियर है? क्या हमारा डिस्कशन ऑन एडवांस रूलिंग कंप्लीट हो गया है? यस सर, डिस्कशन कंप्लीट है। यहां मैं अपना डिस्कशन ऑन एडवांस रूलिंग क्लोज करता हूं।